हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी हमारा क्लास जो चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किए हैं। और उस पॉलिटी के सेशन में हमने अभी तक आपको पिछले बार 40 क्वेश्चन करवाए थे इस सीरीज में। उस सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं और उस सीरीज को कंटिन्यू करने के साथ साथ आज हम ये देखेंगे कि उसके आगे के प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा करेंगे। और लगभग आज भी लगभग हम कोशिश करेंगे कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण हो वो हम लोग पूरा कर पाएँ। देखिए, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं या इस टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं वो पहले हमारे जो पॉलिटी का क्लास चल रहा है उस क्लास को भी कंटिन्यू करते रहें, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने का मतलब एक ये है कि अगर आप उस क्लास को करते हैं और हमारे साथ टेस्ट देते हैं तो उससे आपकी तैयारी में थोड़ी सी क्या होगा, निखार आएगा। और उससे आपको थोड़ा पिछले जो पहले की स्थिति थी उस पहले की स्थिति में भी आपको थोड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करें और सीधे हम अपने टॉपिक पर आएँ। तो क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जो कि पिछले साल कई पेपरों में, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेपर का कलेक्शन किया है जहाँ से संभावित प्रश्न बन सकते हैं आपके यूपीएसआई वाले तो बेफिक्र हैं एकदम, बिल्कुल उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने दूंगा मैं। हाँ, लेकिन आपके जो आरआरबी एनटीपीसी के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, आपके लिए बहुत टफ पेपर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको थोड़े हल्के क्वेश्चन और कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन दोनों साथ में करा रहा हूँ कि अगर आप पढ़ लेते हैं और कम्बो अगर दोनों क्लास करते हैं आप, जैसे यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी दोनों के साथ अगर जो मैं टेस्ट कराता हूँ उस टेस्ट में अगर आप शामिल होते हैं जो हमारे टॉप 500 क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में पहले हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपको समझने में भी थोड़ी आसानी हो। ठीक है, चलिए आपके स्लाइड पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये लिखा है निम्न शब्दों पर विचार करें। और नंबर 1 लिखा है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। जैसा आपको मालूम है कि इसके नीचे पॉइंट में जो दिया गया वो ये दिया गया कि सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। मतलब अगर ये क्वेश्चन को तब हम सॉल्व कर सकते हैं जब कहीं न कहीं हमें भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को हमें पता होना चाहिए। देखिए, एक चीज तो आप यहां से ध्यान रखिएगा, अगर यहां से एक चीजों को आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को नहीं पढ़े हैं और आपको वो नहीं याद है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत दिक्कत होगा। देखिए, अगर आप इस पे यहाँ से समाजवादी को ध्यान दें या प्रजातांत्रिक को ध्यान दें या सार्वभौमिक क्या है उसको ध्यान दें और धर्मनिरपेक्षता को ध्यान रखें। ये लिखा है कि इसको शब्द को विचार अनुसार क्रम से व्यवस्थित करें जिस प्रकार से हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो देखिए, अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी, आया ना पहले क्या आया, समाजवादी, एक पॉइंट आ गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष मतलब चौथा पॉइंट धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब पहले समझिएगा, इसको क्रम से हमको रखना है। तो संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु मतलब सार्वभौमिक, ये पहला पॉइंट होगा यहां से, तो ये आपका 3 हो गया। संप्रभु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, ये ध्यान रखें। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सर्व प्रमुख संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक का मतलब होता है वो प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो ये क्रम से आपको पूछा गया तो इस प्रकार से इसका राइट उत्तर क्या होगा,
तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है वो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में क्या कर सकता है, विदेशी क्षेत्र जो भी विदेशी कोई अर्जित क्षेत्र है उसको हम क्या कर सकते हैं, भारत में विलय कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो कहता है वो कहता है कि भारत में किसी भी नए राज्य का निर्माण साथ साथ उसके सीमा या क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। और इसमें भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 3 के तहत भारत में किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वो कौन सकती है, हमारी इंडियन पार्लियामेंट अर्थात भारतीय संसद। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, ये सब मैंने आपको करवा रखा है। अगर जो बच्चे वो क्लास मेरा करते होंगे कंटिन्यू, उनको अच्छी तरीके से पता है कि वो सब क्वेश्चन मैंने आपके भारतीय संविधान के भाग 1 में भाषांग एवं उसके राज्य क्षेत्र को मैंने जब पढ़ाया था वहां इसका हमने विस्तार से चर्चा किया है। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा जानना है तो आप उस पहले वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? देखिए हमारी संविधान की पहले प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो संशोधन हुआ था आपको पता है कि 1976 में। और 1976 के बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ये तो प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है तो ध्यान रखें, एक शब्द हमने जोड़ा था समाजवादी, दूसरा क्या जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो जोड़ा था अखंडता। ये 3 शब्दों को समावेशन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे कहीं न कहीं प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो एक तो इसमें पहला पॉइंट जो दिया है वो दिया समाजवाद, दूसरा लिखा है ग्राम स्वराज, तीसरा लिखा है पंथ निरपेक्ष, और आपका जो चौथा दिया है वो ध्यान रखिएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में अगर हम बात कर लें तो कहीं न कहीं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो देखिए ये समाजवादी मैंने अभी बताया, पंथ निरपेक्ष भी बताया और अखंडता भी बताया। आप लोग पहले ये कोशिश करिएगा कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। देखिए मैं इस सवाल का जवाब आप देख चुका हूं, मैं इसको आपको सॉल्व भी कर चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पेपर में आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और एक कई बार से सवाल क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात 1975-76 में संविधान में संशोधन किया गया था, तो ये भी बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, हम जरूर इसका आपको चेक करेंगे और अगले क्लास में आप इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा और इसको विस्तार से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, मतलब भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखिए पहले तो आपको यह समझना है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम गणतंत्र की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना उसमें गणतंत्र का डिफाइन जो मैंने किया था, जो अपना पहला लेक्चर लिया था एपिसोड 1 में, उसमें मैंने आपको विधिवत वो टॉपिक समझाया है। ऐसा राष्ट्र जहां का राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो, ऐसे राष्ट्र को हम गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। समझ पा रहे आप लोग? मतलब जो हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख होता है या राष्ट्रपति जो होता है वो क्या हो, निर्वाचित होता है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचित होता है। ऐसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शन को हम देख लेते हैं, लिखा है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जो होगा वो जनता के पास है।
दूसरा ऑप्शन लिखा है भारत में संसदीय शासन नहीं है, तीसरा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, चौथा है भारत राज्यों का संघ है। इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वंशानुगत शासन नहीं होगा। यहाँ पे वंश मतलब ये नहीं कि आज जो राष्ट्रपति है उसके बाद उसका पुत्र अगला राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उसका पुत्र राष्ट्रपति होगा। ऐसी शासन व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति की योग्यता को फॉलो करता है तो वो देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ऐसे देश को हम गणतंत्र तभी कहते हैं। और गणतंत्र जो शब्द लिया हमने, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस से लिया। ये शब्द भी पूछा जा सकता है। गणतंत्र शब्द किस देश की देन है, तो वो हमारे फ्रांस की देन है। और एक्चुअल में भारत वंशानुगत शासन है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो वंशानुगत न होकर यहाँ पर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत के संविधान की आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। दूसरा लिखा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है अवसर की समानता। चौथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। देखिए ये सभी के सभी पॉइंट तब आप याद कर पाएंगे जब आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आपको ये पता हो कि ये हमारे संविधान की प्रस्तावना से ही क्वेश्चन निकाल के रखे गए। अगर हम भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़े तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एक्चुअल में हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और एक कौन सा है, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता, साथ साथ अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। अब इतने से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो चारों पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, इसमें उपरोक्त सभी है कि जो हमारे नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना से उल्लेखित शब्दों को निकाल कर यहाँ पे क्वेश्चन को रखा गया। ठीक है, समझ पा रहे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको यह समझना है। पहले सार्वभौमिकता का मतलब यह होता है कि हमारे देश में जो सभी व्यक्ति हैं वो पूर्णतः क्या है, समान है। सार्वभौमिकता का मतलब यही होता है कि जो सभी के सभी हमारे देश के लोग हैं वो एक दूसरे से क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो समान है। लेकिन ये आगे प्रश्न दिया है कि क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो आपको बताया कि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों से। तो इसका मतलब इस संविधान को हम भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो हम भारत के लोगों से हमारे संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया है। मतलब संविधान सभा के जो मेंबर थे उनको इसके रखने का कारण यह था कि संविधान सभा में जो मेंबर को भेजा गया है वो जनता के द्वारा भेजा गया है। अर्थात हम जो संविधान निर्माण कर रहे हैं इसमें सबसे प्रमुख कौन है, जनता है। तो कहने के जनता को यहाँ पर हमारे देश के लोगों को सर्वप्रमुख सार्वभौमिकता के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने आपको कमेंट में दिया था, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सेम रिलेटेड वही क्वेश्चन है। लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। देखिए ऐसे प्रश्न मैं आपको यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न यूपीएसआई में पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तो आपको इन ऑप्शनों से ये पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब दिए जाते हैं तो आपको ये देखा जाता है कि आप इस प्रस्तावना को अगर पढ़े हैं तो उसके बारे में आप कितना नॉलेज रखते हैं। लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जोड़ा गया, लागू किया गया, ये तो गलत हो गया, आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि यहां पे ये लिखा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। लिखा है कि उक्त शब्द का मतलब समझ रहे हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। उक्त शब्द 1977 में जोड़ा गया है, जो कि गलत है। ये हमने कब बताया, 1976 में जोड़ा गया है।
ये कब जोड़ा गया है? 1976 में। इसके बाद तो ये तो हमारा गलत हो गया। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 1985 में संशोधन नहीं हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, जो इस समय अंग हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर कल्याणकारी राज्य की हम बात कर लें तो कल्याणकारी जो राज्य है, अगर उसकी हम चर्चा करें तो एक आपको पता होगा, भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग 4, जिसमें डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट ऑफ, मतलब स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में, और इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में मिलता है, नीति निर्देशक तत्वों की। जो 36 से लेकर 51 के बीच में मिलता है, इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य को यह चाहिए कि वह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। अब कल्याणकारी का मतलब क्या होगा? तो यहां से ध्यान रखिएगा, यहां कल्याणकारी का तात्पर्य यह होता है कि जहां पर अधिकतम संख्या की अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो और अधिक से अधिक कल्याण हो। ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है हमारा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला प्रश्न लेते हैं, लिखा कि भारत के संदर्भ में निम्न में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष हो या तो पंथ निरपेक्ष हो, बात एक ही होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि हमारे देश में सभी धर्मों की मान्यता है, मतलब हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत में किसी भी विशेष धर्म को भारत सरकार के द्वारा किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मतलब राज्य ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। अगर कुछ स्थितियों में सरकार को लगता है कि जरूरी है तो उसे सभी धर्मों को ध्यान में रखकर वो ऐसा कर सकता है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ये कई बार पेपर में पूछा गया। आप अगर पुलिस का फॉर्म भरे होंगे तो आप या तो पुलिस का पेपर दिए होंगे, तो ये पुलिस के पेपर में भी एग्जाम में पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर राज्य स्तर पर भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात यहाँ सभी धर्मों की क्या है? मान्यता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अब देखिए, उद्देशिका में नहीं है तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उद्देशिका में है क्या। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कम से कम एक दिन आप अच्छे से उद्देशिका को पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया है, और प्रभु संपन्न, जो प्रभु संपन्न होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? प्रभु संपन्न का मतलब होता है कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन वर्तमान में नहीं है, या तो भारत किसी आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से वो संपन्न है, स्वतंत्र है, या किसी विदेशी शक्ति से या तो आंतरिक शक्ति से किसी भी प्रकार से बंदिश में नहीं बंधी है। और आपको पता है कि लोक कल्याण की बात जो किया जाता है वो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, जबकि उपयुक्त जो तीनों ऑप्शन है वो हमारी उद्देशिका में निहित है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पहला लिखा है संसदात्मक सरकार। जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में हमारे देश में संसद के शासन व्यवस्था अर्थात संसद को विधि या कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये तो आपको पता है कि ये हमारे देश की सरकार की, अर्थात हमारे देश के संविधान में ऐसा लिखा गया है। अध्यक्षात्मक दूसरा पॉइंट लिखा है, जो कि ये गलत है। अध्यक्षात्मक सरकार जो होती है वो आपको पता है, अध्यक्षात्मक सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो एकल कार्यपालिका होती है, जबकि हमारे देश में कहीं न कहीं देखा जाए
तो संसदीय सरकार के थ्रू अगर देखा जाए तो यहाँ पर कार्यपालिका को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो ये अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो आपको किस देश में है, तो यहाँ से याद रखिएगा ये आपके यूएसए में अर्थात अमेरिका में है। ठीक है, तो ये थोड़ा ख्याल रखें। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसको ये अधिकार दिया गया है कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जिस पर विधायिका या कार्यपालिका का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा, मतलब उसके दबाव में नहीं होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो जिसमें आपको उच्च लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, राज्य में रखी गई हाई कोर्ट है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है या इसको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी बोल सकते हैं। संघात्मक सरकार है, संघात्मक का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है और संघ ने अपने मतलब ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्र को दिया है और वही शक्तियों का प्रयोग केंद्र करके इनके ऊपर शासन व्यवस्था को संचालित करता है। संघात्मक का मतलब होता है, संघ का मतलब यही होता है, ध्यान रखिएगा कि अगर जिस समय आप उस संघ में शामिल हो गए तो उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, किसी भी कंडीशन में आप अलग नहीं हो सकते एक बार सम्मिलित होने के बाद। उसी प्रकार से अगर आप इसके ऊपर के टॉपिक को समझे, जैसे फेडरल होता है, फेडरल में आप जिस फेडरल में शामिल हुए हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और उससे अलग भी हो सकते हैं। उससे थोड़ा सा हल्का रूप होता है आपका परिसंघ का, और परिसंघ में क्या कर सकता है, जब चाहे तब आप जो शक्ति आपने केंद्र को दिया है उससे आप अलग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में संघात्मक सरकार को स्वीकार किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। जो हमारी संविधान में विशेषता नहीं है वो आपका ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। और अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ की व्यवस्था देखी जाती है, किस प्रकार की है, तो आपको पता है कि यह व्यवस्था अमेरिका में कार्यरत है। हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं आपको यूपीएसआई टारगेट लेके चल रहा हूँ, साथ में एनटीपीसी भी टारगेट पर है हमारे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यूपीएसआई के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा सरकार की बात आ रही है कि वो भर्ती जल्द से जल्द कराएगी, तो आपके पास टाइम हो सकता है कम मिले, इसलिए आप हमारे प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सॉल्व करने का, क्योंकि ऐसे प्रश्न पिछले बार पेपर में पूछे गए हैं और उसका समावेशन भी हमने इस श्रृंखला में किया है। लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कि महत्वपूर्ण तत्व है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। देखिए किसी राज्य के लिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे जो प्रमुख होता है वो संप्रभु होता है। संप्रभु का तात्पर्य यह होता है कि वह राज्य किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, न तो किसी आंतरिक शक्ति के अधीन है। कहने का मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी के अधीन हम नहीं रहे कि हम स्वतंत्र होकर अपने देश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी राज्य के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसकी सॉवर्टी अर्थात संप्रभुता। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही सवाल आसान सा है, बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में ऐसा उल्लेखित किया गया है कि कहीं न कहीं भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो ये हो जाएगा आपका, जो कि पीछे चर्चा कर लो इसलिए ज्यादा उस पर डिस्कस ना करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब देखो वही प्रस्तावना से सवाल, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूं कि आप पीछे का लेक्चर जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ाया हूं वहां से क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए प्रस्तावना लिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की आपकी स्वतंत्रता है, ये तो दोनों हो जाएगा। विश्वास, धर्म, उपासना एवं प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप ये सब सवाल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक से आप देखते ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नवंबर 1949 को अर्थात 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब आपको पता है कि मैंने कौन कौन शब्द बताया था। एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो तीनों शब्द आपको दिख रहे हैं इसे हमने कब जोड़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका मतलब ये संविधान की प्रस्तावना का अंग कब बने ये तीनों,
तो ये तीनों बने 1976 में। ये पूछ रहा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था, तो ये तीनों नहीं था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। वही है, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया भी कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है? मानव है। ये आपकी जो सिद्धांत है वो किस बात पे? सार्वभौमिकता। आपके प्रश्न पेपर में आ सकता है ऐसे कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिकता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये ध्यान रखिए कि इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः क्या है? और पूर्णतः है और समान रूप से मानव है। ये सिद्धांत हमारा बोलता है कि शब्द को डिफाइन करता है सार्वभौमिकता को। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलें। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो अगर जो पढ़े हैं तो उसमें बस केवल प्रैक्टिस करते चलें। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं कि ज़्यादा टाइम ना होने पाए और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए हम लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि पहले तो जो मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। अर्थात जो हमारा मूल संविधान था उस संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इसे आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था 4 क, और एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था, आपको पता होगा 51 क, इसके तहत जोड़ा गया है। अब ये मौलिक कर्तव्य का विचार हमने कहां से लिया था? तो मैंने आपको याद करिए, मैंने लेक्चर लिया था भारतीय संविधान के स्रोत, उसमें बताया था कि ये पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लिखा है कि अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने आपको वहां पे क्वेश्चन करवाया था, समझाया भी था। इसका राइट आंसर आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड का जो संविधान है वहीं से हमने नीति निर्देशक तत्व को भी लिया है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि राज्यसभा में हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 80(4) के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिनका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो उसके हिसाब से ये जो मनोनयन का प्रावधान किया गया है वो कहाँ से किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने किया है वो आयरलैंड के संविधान से किया था। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए उसी प्रकार से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 331 के तहत एंग्लो इंडियन को भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 एंग्लो इंडियन, वो कहाँ मनोनीत किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की किस देश की देन है? तो आपको पता होना चाहिए 11 से 12 पहले हमारा प्रश्नकाल चलता है, और प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 जो है अब आपका शून्यकाल की अवधि है। और ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। तो ये भारत की खुद की देन है और हमने किसी देश से इसको नहीं लिया है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद कर लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान देता है? आपको पता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये सरकार को एक डायरेक्शन देते हैं कि सरकार को किस प्रकार से राज्य के बारे में काम करना चाहिए, और अगर राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है तो वहाँ की सरकार को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए वो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं होते, अर्थात इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते। एक सरकार को अधिकार दिया गया कि ये इन बातों को ध्यान में रखकर काम करे। तो नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात अभी आपको बताया था कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया, जो भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें कहाँ से लिया गया, तो आपको मैंने अभी बताया कि कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ये हमने विदेशी स्रोत में लिया था। अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको ये लिखा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 को सुलभित कीजिए। देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये लिखा है। देखिए उभयनिष्ठ सूची का मतलब क्या है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा,
उभयनिष्ठ सूची का मतलब जो है डी, और डी का ये आपका पहला होगा। इसका मतलब अगर डी समवर्ती सूची, अगर समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है तो आप इसको समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ सकते हैं। तो ये डी का है और डी का आपका क्या हो गया, पहला हो गया। सी का क्या होगा, यहाँ से देखिए चौथा होगा। ये सी का मतलब यह है कि राष्ट्रपति विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपका कनाडा से हो जाएगा। इसके बाद बी का क्या होगा, तो यहाँ देखिए तीसरा होगा, ये तीसरा होगा। तो बी का क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। और विधि का शासन मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से, इंग्लैंड से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी सही है। तो ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, तो इससे आपको पता चल जाता है एग्जामिनर को कि कितने टाइप के सवाल वो बन सकता है जो पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, सेम उसी प्रकार से है। मूल अधिकार याद करो कहाँ से लिया था हमने, अमेरिका से। उसके बाद आपात उपबंध बताया था, कहाँ से लिया था, आपात उपबंध। तो आपात उपबंध को देखो तो पहले तो इसके नीचे वाला देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हो गए, आयरलैंड से हो गए। अब इसके बाद देखिए संसदीय शासन प्रणाली, जो कि कहाँ से हो गई, यूके से हो गई। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपात उपबंध जो है, ये थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपात उपबंध जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से, जर्मनी से। इसको थोड़ा बना लीजिएगा आप लोग। तो अगर ऐसे पूछेगा, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, शासन की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से बताया अभी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड से हैं। तो आपात उपबंध कहाँ से हो जाएगा, जर्मनी से हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा संभाल मतलब देख लीजिएगा, यहाँ पे कनाडा ना होकर क्या होना चाहिए था, जर्मनी होना चाहिए था। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। देखिए इसको जनहित याचिका भी कहते हैं। जनहित याचिका क्या होती है, हमारे देश में पी भगवती जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में इसे लाया गया था। और आपको पता है कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की देन है। वहां पर इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, सामाजिक कार्यवाही याचिका, मतलब इसे जनहित याचिका जो हमारे देश में बोली जाती है, उसे अमेरिका में सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। जनहित याचिका किसी भी संस्था द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा यह दायर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर होता है। और इसके दायर करने का उद्देश्य होता है जिसमें जनहित छुपा हो, मतलब लोकहित हो। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जन समुदाय को लेकर, जिससे अगर किसी से, ये सरकार के भी हिसाब से जारी हो सकता है जनहित याचिका। जैसे 22 लाख आपके घर के बगल में कोई मान लो डीजे बजा रहा है और उस समय बच्चों का पेपर चल रहा है, तो वो गांव के लोग इस याचिका को दायर कर सकते हैं कि उससे जनहित लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी याचिका को ही हम जनहित याचिका कहते हैं। और भारत में पीएन भगवती के द्वारा, इन्हीं के कार्यकाल में भारत में जनहित याचिका, जिसे आप पीआईएल के नाम से जानते हैं, उसे लाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। देखिए अगर आप देखेंगे तो न्यायिक पुनरावलोकन है तो लिखा है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, या केवल यूके में। देखिए अगर हम बात करें तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सी सही है। और सी में आपका भारत और अमेरिका दोनों में है। इसका तात्पर्य यह बनता है कि अगर भारत अमेरिका दोनों में है तो कारण यह है कि हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया कहां से है, वो लिया है आपका अमेरिका से। तो जाहिर सी बात है अमेरिका में रहा होगा तभी हम लोगों ने लिया है। अब न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, जैसे आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई फैसला सुनाती है तो उस फैसले पर वो पुनर्विचार कर सकती है या किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है जो संसद द्वारा बनाया गया है। और उस समीक्षा करने पर उसे लगता है कि यह व्यक्ति के मौलिक अधिकार या विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसका उल्लंघन करता है, तो उसे वो शून्य घोषित कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उसे शून्य घोषित करने का अधिकार है।
कि मतलब किसी भी विधि की वो क्या कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है, उसकी पुनः से समीक्षा कर सकता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार इस बात पर में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, द्विसदनी विधायिका है और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। पहले देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन जो प्रणाली है वो अगर आप ध्यान से देखें तो भिन्न इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में आपकी द्विसदनी विधायिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और ये दोनों का तीनों का प्रावधान हमने ब्रिटेन से ले लिया है। हमने जब तीनों प्रावधान ब्रिटेन से लिया है तो इसका तात्पर्य यह बनता है कि हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है, जुडिशियल रिव्यू, तो ये तो हमने यूएसए से लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे भिन्न होगा, जबकि उपरोक्त तीनों क्या होगा, वो हमारे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से समानता रखता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ये थोड़ा आप बात को ख्याल रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला करवाया जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण है, जो आपसे बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और आप लोगों से एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा कंटिन्यू कर नहीं रहे हैं। देखिए, क्लास को आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं वहाँ से लेक्चर भी ले रहा हूँ, साथ साथ आपको पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आप अपनी कमजोरियों को आकलन कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ से सॉल्व भी करते रहिएगा और जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझते रहेंगे। तो आज आप लोगों ने जहाँ तक विदेशी स्रोत का इसके वीडियो में हमने चर्चा किया, साथ साथ उद्देशिका से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसकी चर्चा किया। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे भारतीय संविधान के भाग 1 तक में, भाग 2 भी पढ़ा दिया, भाग 3 चल रहा है, तो वहां से मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊं, क्योंकि लेक्चर भी साथ में चलता रहेगा और आप पीछे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अच्छा लगा भी होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए लाइक करें, जिससे कि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पर रख ले रहा कहाँ से